बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से अज़खुद नोटिस केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिनों में इंतखाबात कराने का तहरीरी फैसला आज सुनाया। जबकि राना सनाउल्लाह साहब आज कहते हैं पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स केस में गिरफ्तार करें। इसके अलावा इमरान खान साहब ने भी आज खिताब करते हुए जेल भरो तहरीक खत्म करके इंतखाबी मुहिम के आगाज़ का ऐलान किया। इस समेत दिन पर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। सर, दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज फैसला सुनाया गया, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए जी, अब से कुछ देर पहले जो इतलात हैं हमारे पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे आज रात को या कल सुबह मुशावरत शुरू कर देगा या ख़त लिख देगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। और इस पे तो कोई दो राय नहीं है। जो इख्तलाफ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ हमारे कोलीग्स या माहिरीन कानून जो हैं वो बात कर रहे हैं, उस पर हम राय दे देते हैं और उनके तकरीबन सबके वैलिड पॉइंट है। लेकिन एक बात पे तो किसी को इख्तलाफ नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। इख्तलाफ इस पॉइंट पे था कि क्या इसमें ऐलान कौन करेगा, गवर्नर करेगा या इसको इलेक्शन कमीशन करेगा या सदर करेगा। तीन पार्टीज थी, या हुकूमत करेगी। हुकूमत तो इसमें पार्टी नहीं है, गालिबन हुकूमत इसमें पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो जैसे ही असेंबलियां टूटेंगी सूबे की तो वहां से 90 दिन शुरू हो जाते हैं और अगर मुद्दत पूरी हो जाती है तो 60 दिन पूरे हो जाते हैं। तो वो हुकूमत गालिबन इसमें कोई, लेकिन ज़ाहिर वज़ीर कानून ने बात की है और हुकूमत एक तरह से पार्टी भी है क्योंकि हुकूमत ये देख रही है कि अगर सूबों में इलेक्शन हो गए और दोनों सूबों में ये जनरल इलेक्शन हो गए यानी 5 साल के लिए, यानी 5 साल के लिए कौमी असेंबली में लोग जीत के आ गए और ये हुकूमत जो है ये अपनी मुद्दत ये दरमियान में, कहीं पता चला मार्च अप्रैल में कोई ये भी हो सकता है कि उनकी इत्तेहादी इधर उधर हो जाए दरमियान में, तो वो एक बड़ी एक अजीब सी ट्रिकी सिचुएशन है। लेकिन मैं उससे पहले जरा इस पे फैसले के ऊपर जो बात चल रही है ना, पहली बात तो ये है कि जो फैसले का स्टार्ट हो रहा है इस पर बहुत बात हो गई, लेकिन मैं इसको तेजी के साथ इसको कोशिश करूंगा कि इसको फैसले का आगाज ही जो है वो 3-2 से हो रहा है। ठीक है ना, कि 3-2 का बेंच था, यानी 5 उसमें जज साहबान थे और फैसला जो है वो 3-2 से हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अगर हम आगे चलें तो पैरा 14 से स्टार्ट होता है जो इसका ऑपरेटिव पार्ट है, लेकिन इसमें जो उससे पहले बातें कही हैं, जो यानी ऑपरेटिव पार्ट शुरू होने से पहले, इससे पहले जो बातें कही हैं वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, हमें दिखाने की जरूरत नहीं। उसमें ये मतलब कि पंजाब और केपी में 90 रोज़ में आम इंतखाबात करवाए जाएं। आइन जो है वो इलेक्शंस का वक्त मुतय्यन करता है, ठीक है, और असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन में इलेक्शंस होना ज़रूरी होते हैं। केपी हुकूमत जो है गवर्नर की मंजूरी पे तहलील हुई। अच्छा, गवर्नर आर्टिकल 112 के तहत, जबकि दूसरा वजीर आला की एडवाइस पे असेंबली तहलील की, ऐसे ही हुआ ना जी। और आइन का आर्टिकल 222 कहता है कि इंतखाबात वफाक का मामला है। गवर्नर को आइन के तहत 3 सूरतों में इख्तियारात दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर गवर्नर असेंबली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी खुद कर सकता है। ठीक है, अगर गवर्नर असेंबली तहलील करे, यानी जैसे केपी में उसने साइन कर दिए थे ना, असेंबली की जो केपी के गवर्नर है उन्होंने साइन कर दिए थे। अगर गवर्नर असेंबली तहलील नहीं करता तो सदर मुमलिकत सेक्शन 57 के तहत असेंबली तहलील करेंगे। सदर को पावर मिल गई और गवर्नर को भी है। लेकिन इसमें जो बात है, इलेक्शन एक्ट गवर्नर और सदर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है साथ ही फैसले में कि सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है। यह बात तय हो गई। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आईनी जिम्मेदारी गवर्नर की है। ठीक, सदर को भी इख्तियार देता है लेकिन जिम्मेदारी, आईनी जिम्मेदारी वो गवर्नर की है। अच्छा, गवर्नर केपी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना करके आईनी जिम्मेदारी से इनराफ किया है, वो डेविएशन की, लेकिन उसको अदालत ने कोई उनको इसके ऊपर कोई सजा या कोई ऐसी चीज नहीं हुई। गवर्नर साहब ने फौरन ही कहा कि मैं तो, ये सबसे ज्यादा जो अच्छी असेंबली तरीके से हुई है ना वो केपी में ही हुई है। उन्होंने भेजा, गवर्नर ने उस पर साइन कर दिए, तो बस डेट का ऐलान नहीं किया उन्होंने, तो वो गवर्नर केपी का तो कोई इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे, अब आगे जो ऑपरेटिव ऑर्डर्स हैं उसको हम पढ़ लेते हैं जरा, और वो ये पैराग्राफ 14 जो है तो उसको, उसके मोटे पॉइंट्स के हैं। उसकी आम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे प्रेसिडेंट को तारीख तजवीज़ करेगा।
ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अच्छा, इलेक्शन यानी सदर तारीख का ऐलान कर दें। गवर्नर केपी जो है वो सूबाई असेंबली में तारीख का ऐलान करें। हर सूबे में इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। यानी सदर ने खत लिखे थे, वो नहीं गए थे इलेक्शन कमीशन वाले, लेकिन अब उनको जाना पड़ेगा, वरना कंटेंट में फारिग हो जाएंगे। अच्छा, 9 अप्रैल को इंतखाबात। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 9 अप्रैल को इफ सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल इन इलेक्शन कमीशन शैल in like manner propose a date for holding the poll that deviates to the barest minimum from the effort set। अच्छा, यानी अगर 90 दिन में मुमकिन ना हो, यानी 9 अप्रैल को, तो मुशावरत के बाद इसमें कोई करीब तरीन तारीख दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तमाम वफाकी और सूबाई अदारे इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करेंगे और वफाक जो है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम तर सहूलियात दे। अच्छा, अक्सरियत ने यानी जो दरख्वास्त गुजार थे उनको रिलीफ दे दी है। और इख्तलाफी नोट्स के हैं। अच्छा, जो इख्तलाफी नोट्स हैं वो उसमें दो तो वो हैं जो इस बेंच में थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, और उन दोनों ने ये कहा कि अज खुद नोटिस लेने की कोई वजह वो सुमोटो के ऊपर ही है। दोनों की बात के सुमोटो जल्दबाजी में लिया है, वजह नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट को इसका इख्तियार नहीं था, मामला चूंकि मतलब इख्तियार तो था लेकिन ये जल्दबाजी में लिया गया। अच्छा, और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था इख्तियार, मोटी मोटी बात। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मामला हाई कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो आखिर में जो वो जाते हैं तो वो जो लास्ट पैरा है इसका, वो कहते हैं उसमें कि हाउएवर कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर वी एक्सपेक्ट दैट द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट शैल डिसाइड द मैटर्स पेंडिंग बिफोर देम विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम टुडे। अच्छा, यानी वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले को लंबा टाला हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में चूंकि जेर समाअत था, लेकिन इस वजह से नहीं करना चाहिए था सुमोटो, लेकिन हाई कोर्ट 3 दिनों के अंदर अंदर फैसला करे, ये उनको वी एक्सपेक्ट। अब वी एक्सपेक्ट को मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन ऑर्डर है या क्या बारह, लेकिन बारह उन्होंने कहा कि आज से लेके हम तवक्को करते हैं कि 3 दिन तक। अच्छा, और फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने लिखा कि वी देयरफॉर एग्री विद ऑर्डर्स डेटेड 23/2/2023 passed by our learned brothers याहिया अफरीदी एंड अथर मिनल्ला साहब, कि इसको सुमोटो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो याहिया अफरीदी साहब थे, ये ज़हन में रखें कि याहिया अफरीदी साहब ने लिखा था इसमें कि बल्कि दोनों जज साहिबान जो हैं उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग नहीं किया था, बल्कि एक जो अथर मिनल्ला साहब ने कहा था कि 3 सवाल ऐसे हैं जिसके बारे में कहा गया था कि वो शामिल होंगे, लेकिन शामिल नहीं है तो मैं अलग हो रहा हूँ। याहिया अफरीदी साहब ने ये कहा था कि जो है वो मैं अपने आप को चीफ जस्टिस जैसा फैसला करेंगे मैं उस तरह से करूंगा, लेकिन वो जो है वो उसके बाद वो बेंच का हिस्सा नहीं रहे। तो ये हुकूमत ही कह रही है कि ये 4-3, लेकिन जो कोर्ट है और इलेक्शन कमीशन इसको एज अ ऑर्डर ले रहा है कि इसको 3-2 के तौर पर ले रहा है। अच्छा, ये तो हो गया इसमें इशू। अब फिर वो उस बात पे आ जाएं कि बहुत अच्छा होता, कुछ बहुत अच्छे मामलात होते तो वो बहुत किसी किस्म का उबाम ना होता। पहली बात तो ये हुकूमतें कहती हैं हम रिव्यू में नहीं जा रहे। अच्छा, अब इसमें रिव्यू में नहीं जा रहे, दूसरी बात जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि हम भी रिव्यू में नहीं जा रहे, तो हम भी खत लिख रहे हैं। बहुत अच्छा होता ताकि कोई इसमें कोई किसी किस्म की कोई यानी सब लोग इस पे राजी हो जाते, वो ये कि ये फुल कोर्ट बनता। और लेकिन इस्तेहकाक जो है वो चीफ जस्टिस का है। अब ये कानून ठीक नहीं है, कानून में तब्दीली होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आगे की बात है। लेकिन इस जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जब ये आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी या असेंबली तोड़ने की बात भी चल रही थी, उसमें भी मुशावरत की जरूरत नहीं है। ये शहबाज शरीफ इस कौमी असेंबली तोड़ सकते हैं। अब ये जो बात है ना कि बाहर से किसी ने कहा, जैसे एक पॉइंट उठाया था अथर मिनल्ला साहब ने कि ये देखा जाए कि किसी बाहर से तो दबाव नहीं डाला असेंबली तोड़ने के लिए। ये सवाल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको आप अदालत में नहीं बात कर सकते जाके। अदालत में ये कहना, मिसाल के तौर पे 10 लोगों से मुशावरत की होगी शहबाज शरीफ साहब ने, या करते होंगे, इत्तेहादी हुकूमत है,
या यूसुफ गिलानी साहब आपके ख्याल से सदर से उस वक्त जरदारी साहब से मुशावरत नहीं कर सकते? मुशावरत क्या, कोई मतलब चूं चां भी कर सकते थे, चूं चां भी नहीं कर सकते थे। बात ये सारी कि क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के बगैर कुछ है? नहीं है। देखिए उनके फैसले के बगैर वो, आप उनको नाहल कर दें, आप उनको बाहर निकाल दें, जो मर्जी, नवाज शरीफ की बात चलेगी। इशू ये सारा कि ये एक सिस्टम है जो इस वक्त चल रहा है, और जिसको हम माने ना माने वो वैसे ही जो है वो चल रहा है बस। अब इसमें इशू ये है, देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब तो वजीर नहीं है ना, लेकिन उनकी अगर वुजरा बैठे हैं तो उनसे डायरेक्शन लेते हैं ना, फैसला तो वही करेंगे ना, फजलुर रहमान साहब ही करेंगे। तो अब अगर अदालत बुला लेती है इस पे कि जी बताइए परवेज इलाही साहब, आपने खुद तोड़ा या आपने हुक्म आना है इमरान खान का या किसी और का, तो वो क्या कहेंगे? मुझे बताएं, परवेज इलाही साहब क्या कहेंगे? या पूछ लिया जाए शहबाज शरीफ साहब से कि ये जो आपने फैसला किया है तो ये आपने अपनी काबीना से मशवरा करके किया था या आपने लंदन को? तो इसकी कोई वजाहत नहीं हो सकती, हालांकि पता हर एक को है, लेकिन वजाहत तो होता है मेरा फैसला है, मैंने जी बतौर। ये एक इसमें एक इशू है जो कि एक बहस का सबब है। लेकिन अच्छा होता कि फुल कोड बनता, अच्छा होता कि उस फुल कोड में डिसेंटिंग नोट्स आ जाते। यानी देखें, फैसला जो है ना, फैसला हमेशा जो है वो इस तरह होता है कि कुछ जज साहिबान जो हैं वो बेंच में मौजूद हैं, हाँ उन्होंने फैसले में डिसेंटिंग इख्तलाफी नोट डले, जैसे इसमें डले हुए हैं ना, लेकिन हतमी तौर पे फैसला वही जो अक्सरियत का होता है, लेकिन डिसेंटिंग नोट्स होते हैं हमेशा। अब वो 3-2 हो, 5-1 हो, 5 लेकिन डिसेंटिंग नोट्स हैं। अच्छा होता कि ये फुल कोड बन जाता, और अच्छा होता कि ये मामलात अदालत आगे जाके कहीं अपनी इस्लाहात करे खुद, या पार्लियामेंट करे, या जो भी करे, कि जो सवाल उठाया था, बल्कि सवाल क्या उठाया था, बड़ा ही हैरान कुन वाकया हुआ ये जो जस्टिस फाइज ईसा साहब के साथ मामला हुआ। मतलब जस्टिस फाइज ईसा का मुझे तो असल, अब हम क्या कह सकते हैं इसके ऊपर। जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो एक कुछ केसेस की तैयारी कर रहे हैं कि सुबह मेरे केसेस हैं, सुबह वो गए हैं तो पता चला रोज, ये कुछ अजीब सा मामला है। देखिए ना, कुछ वो गए तो केसेस, उनके केसेस ही बदले हुए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि यार आज कोई एक केस, मतलब जैद बकर का केस सुनना है उन्होंने, तो वहां पहुंचे हैं तो करीम जमील का केस लगा हुआ है। तो वो जो केसेस हैं कि कैसे लगते हैं, अब हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें या तो अदालत करेगी या इसमें पार्लियामेंट करेगी कि, लेकिन करेंगे अब जो कानून है, यानी अब वो कहते हैं ना कि क्यों है, इसलिए है, ये इससे पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, ये तो चलता आ रहा है ना सुमोटो, जब से, मुझे नहीं पता कब से ये है, लेकिन वो है पावर चीफ जस्टिस के पास। तो पावर के ऊपर अगर इतराज है किसी को, तो अदालती इस्लाहात की जाए, अदालतें खुद बैठें, जज साहिबान खुद बैठें, वो बार काउंसिल जो बाकी हैं वो करें, हम तो नहीं कर सकते, अवाम को क्या पता है भाई। यहां तो लोग मतलब उनको पता होता है कि ये जज, आम आदमी जाए जज के सामने तो वो तो मर जाता है कि अदालत नहीं, जज नहीं चेंज करवा सकता। तो इशू ये है कि जो, लेकिन वो जो फाइज़ साहब हैं, वो जब उनके सामने खुद आया तो उनको इस बात का यकीनन एहसास हुआ कि भाई, लेकिन ये तो पहले भी होता रहा होगा ना, बहुत दफा पहले भी होता रहा होगा, और क्या वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो इस कानून को खत्म कर देंगे? कैसे खुद करेंगे या पार्लियामेंट करेगी? ये भी एक सवालिया निशान है। तो ये बहरहाल जैसे तैसे है, लेकिन वो है, एक कानून है सुमोटो का, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने सुमोटो लिया, और उसके बाद जो है वो उन्होंने बेंच तश्कील वो कर सकते हैं सब कुछ। तो ये आइन और कानून के मुताबिक हो गया सारा कुछ। अब इमरान खान साहब इसके ऊपर आए अभी थोड़ी देर पहले, और इमरान खान साहब ने 2-3 बातें कही। एक बात तो उन्होंने ये कही कि जी अभी तक बहुत सारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। वो तज्जियाकार नहीं कह रहे, वो आम लोग, इस्लामाबाद की फजाओं में एक बात घूम रही है अभी भी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। ये एक मामला, कल गालिबन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, 54 दिन का गालिबन शेड्यूल, और उसके बाद जो डेट है इलेक्शंस की वो ईद के फौरन बाद। यानी आप इसको समझ लें कि ये कोई एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो डेट हमारे सामने आएगी वो कोई अप्रैल के आखिरी हफ्ते की डेट होगी, ईद के फौरन बाद। अब सवाल इसमें यह है, और यहां पे हुकूमत जो है वो इसके ऊपर, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी नहीं, ये मैं, पीपल्स पार्टी इस पर बहुत इजी है,
ठीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि सिंध एक तो सिंध में इलेक्शन नहीं हो रहा, और दूसरी बात ये है कि वो उनको ये सारा जो माशी बर्डन ये सारा इससे पीपल्स पार्टी के लोग बिल्कुल अलग हैं। पीपल्स पार्टी ने एक और काम पीपल्स पार्टी की फेवर में किया है कि पीपल्स पार्टी ने जो वजारतें ली उनकी वजारतों की परफॉर्मेंस अच्छी है। मतलब मिसाल के तौर पे हिना रब्बानी खर हैं तो वो अपना काम कर रही हैं। मतलब हिना रब्बानी खर को आपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपोजिशन को या इमरान खान को कोई के बारे में कोई बात नहीं सुनी होगी। शहरी रहमान साहबा क्लाइमेट देख रही हैं तो शहरी रहमान साहबा क्लाइमेट देख रही हैं, और वो क्लाइमेट में कभी कभी वो बात करती हैं इमरान खान को, साइड पे निकल के अपने उस फोकस रहती हैं अपनी मिनिस्ट्री की तरफ। इसके अलावा जो बाकी शख्सियात हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वजीर खारजा हैं, तो वो जहाँ पर कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, अब उसको जो भी आप कहें कि मुल्क से अंदर हैं बाहर हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ इवेंट्स, चाहे वो म्यूनिख में हो, चाहे इधर उधर SCO का, वो हर जगह मौजूद हैं। जो फंस गए हैं यहाँ पे आके, वो फंस गई है जो पहले दिन से जो बात थी वो आज के दिन तक वो अपनी जगह मौजूद है। जो फंस गया ढोल वो फंसा है शहबाज शरीफ साहब को, जो जरदारी साहब ने कहा कि आप वजीर आजम बन जाओ, और उसके बाद वो एक मुसीबत गले पड़ गई। और उस वक्त शायद जो अब शहबाज शरीफ साहब मानते हैं, वो बार बार कहते हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसे हालात होंगे, मगर वो वे आउट क्या है, मतलब वे आउट, वो कहते हैं ना नो वे आउट, मतलब वे आउट क्या है, मतलब एग्जिट। देखें, इसीलिए वो कहते हैं ना, किसी बंद जगह पे जब जाते हैं, किसी भी बंद जगह पे आप जाए ना, तो सबसे पहले वो एग्जिट के, अब सिनेमा में भी जाए ना, तो सिनेमा में भी वो सबसे पहले वो एग्जिट, आपको लाइट्स लगी होती हैं एग्जिट की, ठीक है। अब जहाज में भी बैठे ना, तो जहाज फ्लाई करने से पहले वो एक खातून आके वहां पर वो बताती हैं कि जी अगर, अच्छा वो इतने आराम से बताती है ना कि आपको लगता है जैसे कुछ मतलब मजाक हो रहा है। वो कहती है देखें, अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो ये मास्क गिरेगा, इसको मुंह पे लगा लें, और आपके जो जहां पे बैठे हुए हैं उसके नीचे एक वो डब्बा सा पड़ा हुआ है या तो थैला पड़ा हुआ है, उसके अंदर एक कश्ती है, और आप बराए करम जो है वो, यानी वो ये बताना चाह रही हैं कि जब 35,000 फुट की बुलंदी पे जहाज क्रैश हो जाए, लेकिन वो आपको इतने प्यार से देंगे, बात नहीं सुनेंगे आप। अब जहाज क्रैश हो जाए तो आपने वो सीटी बजाते हुए जहाज, अगर अल्लाह माफ करे, वो आपने सीटी बजाते हुए उसमें पहले फूंक भरनी है, वो फूल जाएगा वो कश्ती जो है, उसके बाद वो अगर, यानी उन्होंने तय किया हुआ है कि आपने पहाड़ पे नहीं गिरना, आपने समंदर में ही गिरना है, और ये कश्ती जो है आपके साथ होगी, और ये उसके बाद उसमें एक लाइट होगी, और फूंक बजाते बजाते टाइटैनिक की तरह जो फिल्म के अंदर सीन है, आप ऐसे ऐसे जाएंगे और आपको कोई बचा के ले जाएगा, और लोग सुन रहे होते हैं, एंजॉय रिलैक्स हो रहे होते हैं, कोई इशू नहीं है। तो डॉक्टर साहब क्या नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जिट बड़ा जरूरी है। एग्जिट की जो ये जो जब आपके डॉक्यूमेंट्स भी साइन होते हैं ना लीगल, उसमें भी एग्जिट क्लॉज होता है आपका। जब आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं तो कितने दिन का निकलेंगे, कैसे क्या, इसमें एग्जिट पे फंस गए कि एग्जिट कहां से होगा। वो खान साहब के भी ख्याल था कि मैं लंबा अरसा रहूंगा, मतलब ये इलेक्शन और उसके बाद का इलेक्शन, यही था ना खान साहब के जेहन में, लंबा इलेक्शन में, लंबा मेरे बात और लंबा, हाँ हाँ, मतलब कौन आएगा, लंबा इलेक्शन ये थे। तो इन्होंने कहा, खान साहब उनका ख्याल था कि ये गए, सारे के सारे गए, कौन नवाज शरीफ, कौन शहबाज शरीफ, कौन ये, वो सब फारिग हो गए सारे में। अच्छा, इनका ख्याल था कि इमरान खान गए, वो जा घर बैठ जाएंगे, और घर बैठ के वो जो है वो लूडो खेला करेंगे बैठ के, वो लूडो, और वो अल्लाह खैर सलाम। खान साहब के लिए पब्लिक निकला ही रोडों पे। और साथ ही जो दूसरा रौला है वो IMF का है। IMF जो है वो मान नहीं रही, और IMF ने ऐसी शराइत जो आज सारे अखबारों में भी लिखी हैं, वो 1998 के बाद, यानी उसके बाद से लेके ऐसी शराइत IMF ने कभी नहीं। IMF कह रही है आपसे बार बार कि हमें आप बताएं, चाइना ने तो कुछ थोड़ा बहुत आपको बेल आउट, वो कह रहे हैं कि हमें आप फ्रेंडली कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया और UAE की तरफ से आप बताएं कि उनकी तरफ से आप 5 अरब भी नहीं, अब 7 अरब चाहिए उनको जून तक, यानी इतना आप हमें लिख के दें पैसे। अभी तक उनसे कोई मुआहदा नहीं हो रहा, यानी डॉलर महंगा हो गया नहीं, डॉलर तो इसलिए महंगा हो गया कि वो कह रहे हैं कि ये आपने अभी भी इसमें आप गड़बड़ कर रहे हैं। आज 8 रुपए 7 रुपए 8 रुपए आज हुआ है, दिन में 8 रुपए हो गया था, वापस 7। वो कह रहे हैं कि इसको अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं आप, अभी भी वो मुतमईन नहीं है किसी भी बात से। और वो ये कह रहे हैं कि आप इसके एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे करें, आप ये बताएं हमें कि ये टैक्सेस और कैसे लगेंगे, ये कैसे लगेगा वो। अब इशू ये है कि इसमें आपके ज़खायर कितने रह गए मैं नहीं जानता। $2.6 बिलियन आपने अगले चंद दिनों में देने हैं वापस, यानी 2 बिलियन तो आपने जो फिर आपको गुजारिश करनी पड़ेगी किसी फ्रेंडली कंट्री से कि वो 2 बिलियन वापस ना लें, और $60 करोड़ आपने वापस करने हैं।
इशू ये है कि उसके बाद कितने रह जाएंगे कितने नहीं रहेंगे। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये जो है, मुझे शक है इस बात का कि ये IMF से मुआहदा तोड़ेंगे और मुल्क एनार्की में जाएगा और ये उसके बाद असेंबलियां तोड़ देंगे साथ ही। डॉक्टर साहब ब्रेक से वापस आके ये वो इल्जाम है जो PDM वाले इन पे लगाते हैं कि जी इन्होंने जब असेंबलियों से जाना था तो, लेकिन इस वक्त इतने बुरे हालात हैं। देखें, उनको पता है वाकई हुकूमत को कि इलेक्शन कैंपेन नहीं चली और वो अगर इलेक्शन होता है तो उस सूरत में इमरान खान स्वीप कर जाएंगे, मतलब टोटल स्वीप होगा, मतलब वन साइडेड इलेक्शन हो जाए शायद। और ये खासतौर पर राजनपुर के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ है, अच्छा उसमें अब यहां पर इशू ये है कि उनकी कोशिश है कि इसको आगे ले जाएं, इनकी कोशिश है कि हर हाल में हो। ठीक है, अदालत का फैसला हाथ में आ गया है। अब ये आगे सूरत हाल कैसे चलती है, क्या तलखी खत्म हो गई, क्या बहरान खत्म हो गए, नहीं, क्या तलखी खत्म हो गई, नहीं, इसके बाद की सूरत हाल और मसाइल का हल क्या है? डॉक्टर साहब वापस आके आपसे मजीद जानेंगे। मसाइल का हल मेरे पास होता तो मैं यहाँ बैठा होता, तो मैं वो सामने वाले वहां से शहबाज साहब को पॉसिबिलिटीज क्या है इस वक्त खुदाफिज कह के वहां बैठ गया होता। वापस आगे आपसे मजीद जानेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आपके अभी सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है, इस फैसले के नतीजे में ख़त्म नहीं हुआ है? नहीं, सियासी अदम इस्तेकाम तो मौजूद है और ये अब फैसलों के नतीजे में या तो देखें ना सारे फरीक उसमें, ये फैसला अदालत में जाने नहीं चाहिए था, ये तो खुद बैठ के इनको तय करनी चाहिए थी बातें। और बीच में बहुत इस बात के इम्कान पैदा हो गए थे कि ये मामला सब दोस्ती आ रहे हैं, सब बैठते हैं आपस में असेंबली में, लेकिन बदकिस्मती के साथ ही मामला अदालत में गया। अब उसमें इशू ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून की बात हो रही है यहाँ पर, बाकी मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने अपना ये सारा देखें IMF नहीं मान रही, जो लास्ट मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी मीटिंग्स हो रही हैं इसाक डार साहब से, उसमें तलखी आ रही है और ये एक इंटरनेशनल रूल्स के तहत हैं, ये बनती हैं ऑर्गेनाइजेशंस और ये इनके एक मतलब रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन ये बड़ी हैरान कौन सी बात है जो वजारत ख़जाना कह रही है कि जी वो हर रोज़ एक अपनी उनकी तरफ से एक नई शराइत आ जाती है सामने। ऐसा होता नहीं है अमूमन, लेकिन यह है कि वो आपका स्टाफ लेवल भी नहीं हो पा रहा, वो स्टाफ लेवल जिसके लिए वो आए थे 1 महीना पहले, यानी ये महीना भी खत्म हो गया फरवरी का, वो 31 जनवरी को साइन होना था। और इसमें इसी दौरान जो है, तो एक तो वो, दूसरी बात ये कि हमारे इंतहाई मुमताज़ हमारे सफारतकार और उनके बड़ी पाकिस्तान के एक बड़ी उनकी खिदमत रही हैं, वो ये अमेरिका में भी रहे हैं, ये चाइना में भी, ये जो है ये काबुल में एम्बेसडर भी रहे हैं पाकिस्तान के, मोहम्मद सादिक साहब। ये मोहम्मद सादिक साहब जो हैं, इन्होंने कुछ देर पहले जो है ये जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदा है खुसूसी, वो अपने ओहदे से उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया, इस्तीफा दिए। ये उन्होंने ट्वीट किए, हम उनके ट्वीट दिखा भी सकते हैं स्क्रीन पे। और मोहम्मद सादिक साहब जो हैं वो ये पूरा जो पीस प्रोसेस और उसके बाद बड़े एक्टिव, बहुत समझते हैं यहाँ के, तर्जुमान भी रहे हैं वजारत खारजा के और कई जगह कई इन्होंने जगहों में सर्व किए। तो इन्होंने कहा कि आफ्टर सर्विंग क्लोज टू 3 years एज पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान, आई हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट दैट द टाइम हैड कम फॉर मी टू मूव ऑन एंड फोकस माई पर्सनल परसूट्स, फैमिली, बुक्स एंड एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। अब ये जो इस मरहले पे जब अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मामलात, और ये समझते हैं सारा, ये समझते रहे हैं क्योंकि ये आप समझे ना कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट, ख़ास तौर पे वहाँ पर अभी सिचुएशन जो है वो क्लैरिटी नहीं है, सूरत हाल क्लियर नहीं है पोजीशन, तो ये अपने उद्देश्य से इस वक्त इन्होंने अलहदी इख्तियार की है। और इसमें अब ये देखें ना कि यानी रीजन के अंदर इवेंट्स ऐसे हैं कि वो G20 का इजलास शुरू हो गया, जो जहाँ पर G20 ममालिक सारे हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी हैं, लेवरॉव भी हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आ गए हैं। जापान से सिर्फ देखना है कि उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर खुद आएंगे, लेकिन जापान का इसलिए इंटरेस्टिंग है कि वो क्वाड का इजलास हो रहा है, क्वाड का इजलास तो होना है, लेकिन क्वाड का इजलास होना है ये 2 दिन G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट, और इंडिया की पूरी कोशिश है, लेकिन कुछ नहीं होगा कि, लेकिन पूरी कोशिश है कि यूक्रेन ना आए बीच में, क्योंकि यूक्रेन एक जो बाकी इश्यूज हैं सारे वो उन पे यूक्रेन हावी आ जाता है। आप अगर आसियान की कॉन्फ्रेंस में बैठे तो यूक्रेन है, अगर आप कहीं अफ्रीका की कॉन्फ्रेंस अरेंज करें तो फिर यूक्रेन है, यूक्रेन हर जगह छाया हुआ है। अब इशू ये है कि वही होगा कि G20 की, क्योंकि चाइना
और रशिया उसमें मौजूद है, तो कोई एलामिये पे तो उस तरह का साइन नहीं होगा। फिर एक कम्युनिके जैसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में हुआ था। लेकिन इस दौरान जो है ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके बाद क्वाड का इजलास हो रहा है और वहां पर चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद हैं। तो इंडिया ये अब मतलब एक, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि वहां पे क्या माहौल, लेकिन वो फौरन बाद जो क्वाड का इजलास होगा सेक्रेटरी ब्लिंकन यानी 2 रोज के बाद, तो उसमें एक अनइजी सा एनवायरनमेंट तो वहां पे यकीनन होगा कि भाई ये हम सारे मीटिंग में बैठे हैं और 2 दिन बाद ये एक ऐसा इजलास हो रहा है जो हमारे खिलाफ हो रहा है। एनीवे, तो वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अच्छा, अब इशू ये सारा कि इन सारे इवेंट्स के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ रही। माशी इस्तेकाम आपका बरह रास्त सियासी इस्तेकाम से अब आप देखिए ना, सारा दिन सुप्रीम कोर्ट डिस्कस होती रही है, फाइनेंस डिस्कस ही नहीं हो रहा। जो सबसे बड़ा इशू है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं हो रहा, कहीं आप डिफॉल्ट की तरफ ना चले जाएं, जिसके बारे में वजीर दिफा कह चुके हैं कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। अब इशू ये है कि वो क्योंकि दूसरे मुल्क ही देख रहे हैं कि यार पता ही नहीं कि यहां पर किसकी हुकूमत है, इलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या मामलात हैं, क्या महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसमें आपके रिजर्व्स कम रह गए हैं। इसी दौरान यानी ये जो हफ्ता है, आने वाला हफ्ता 10 दिन, इसी के दौरान इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। यानी कल जैसे शेड्यूल अनाउंस करता है इलेक्शन कमीशन, तो उसके बाद वो अनाउंस हो जाएगी। ये इमरान खान कह रहे हैं हम इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं, और लिखा जाएगा खत सारी पार्टियों से कि आप जरा बताएं कि आपके इंतखाबी निशान और ये सारा कंफर्म, यानी उसमें इलेक्शन कमीशन जा रहा है उस तरफ। हुकूमत जो है वो जाहिर है कि इसको वो कह रहे हैं कि कुछ और, उन्होंने कहा कि जी ये तो फैसला ही हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये तो फैसला जो है ये 4-3 से हुआ है। हालांकि वो 2 जज साहिबान जो हैं वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बने और जज, लेकिन बहरहाल हुकूमत की अपनी वो है, इंटरप्रिटेशन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है, खत्म नहीं, अल्लाह करे खत्म हो जाए। कल हम बात करें तो हमें जरा एक इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम नजर आए। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं नूर खान बेस पे अगर उतरता तो मेरे पास कंफर्म इतला आती कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता, मैं इसलिए बाय रोड आया हूं, और ये मुझे वहीं से गिरफ्तार करके, और मैं लोग मेरे साथ थे, मुझे गिरफ्तार करते, और ये सारा उसके बाद जो है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मरीम नवाज साहबा को तौहीन अदालत का एक कोर्ट में मामला जा रहा है, वो देखें किस तरफ जाता है। तो एक सियासी तौर पे एक हिजान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।